अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों 4-1 से सीरीज़ हार गए। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सही होगी, चूँकि मुझे साफ नज़र आ रहा था कि इस टीम के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इस तरह की एलियन पिचेस के ऊपर जाके इस तरह का परफॉर्म कर सके, डोमिनेट कर सके न्यूजीलैंड की, चाहे वो ए टीम हो चाहे वो डी टीम हो। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के ऊपर एक मैच भी अगर जीत गया तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। मैंने जो प्रेडिक्शन की थी न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान 4-1 से सीरीज़ हारेगा, और वही कुछ हुआ। क्योंकि मैंने जो एक मैच कहा था कि अगर पाकिस्तान शायद वो तुक्के की बेस के ऊपर अगर जीत जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान वाइट वॉश होगा। क्योंकि इस टीम के अंदर वो दमखम नहीं था कि ये लोग उस तरह डोमिनेट कर सके न्यूजीलैंड को, चाहे वो न्यूजीलैंड की ए टीम होती चाहे वो न्यूजीलैंड की डी टीम थी। जिस तरह की न्यूजीलैंड की डी टीम होने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा के रखा है। ये चीज़ साबित करती है कि आप अभी भी कितने पानी में हैं, आपके यंगस्टर्स कितने पानी में हैं। मैं यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उनका पहला टूर था। मैं नहीं कहूँगा कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, मैं नहीं कहूँगा उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मैं उनके पास बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो ऐसे पिचेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकें। उनका पहला टूर है, कोई बात नहीं, ये चीज़ होती है। जब आपने प्लेस डेवलप करने होते हैं तो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं इनको सपोर्ट करूँगा टिल द एंड। बट पॉइंट ये है कि जो अज़हर महमूद ने मैच ख़त्म होने के बाद बात की है, हम सीरीज़ हारे हैं, हम टूर्नामेंट नहीं हारे। यार आप पागल हो या आपका दिमाग ख़राब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने बोलना क्या है। पाकिस्तान के आप कोच और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप सीरीज़ हारे हो और बस आप टूर्नामेंट नहीं हारे। जैसे कि पीछे तो आप लाइन लगाते हुए आ रहे हो ना वर्ल्ड कप जीतने की। इतनी तो सेंस बना लें कि आपने बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। कम से कम अगर आप हार रहे हो तो लेकिन दुनिया आपका मजाक तो ना बनाए। दुनिया आपकी सिलेक्शन के ऊपर मजाक बनाती है, दुनिया आपको पर्ची कहती है, दुनिया में आपकी कख की इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मौका देना है हर एक चीज़ के ऊपर कि दुनिया आपके ऊपर बात करे। जिस तरह की इस बंदे का ढीठपन है, जिस तरह की आकिब जावेद का ढीठपन है, मेहरबानी है, खुदा का वास्ता है, जाओ जाके इस्तीफ़ा दे दो। नहीं हो आप लोग अभी इस स्टेज के ऊपर कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सको। एटलीस्ट पहले देखो कि बोलना क्या है, एटलीस्ट पहले ये देखो कि मौका क्या है, उसके बिना के ऊपर आप बात करो। लेकिन जब आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि आपने क्या बोलना है, अन्य वाह आप आते हो और आके बात करके चले जाते हो, जिसके ऊपर दुनिया भी आपके ऊपर हंसती है कि यार ये क्या पागल लोग हैं, ये लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, ये लोग हैं जो इस टीम को लेके चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस ढीठपन की। यंगस्टर्स भी कहते होंगे यार हम लोग किसके हाथों में हैं। ये तो खैर चलता रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम का हिस्सा है तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर बात तो नहीं कर सकते। रहना तो इन्होंने ही है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इनके पीछे जो तगड़ी सिफारिशें लगी हुई हैं, तो हम तो इसके ऊपर पीछे क्या ही बात करें। लेकिन बात यह है कि भाई साहब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं इस मोमेंट के ऊपर। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली नीचे ही जाता जा रहा है। कोई गिनती का शायद एक मैच अगर वो जीते हैं तो वो ऐसा लगता है कि तुक्का लग गया पाकिस्तान का, अदरवाइज इन्होंने हार नहीं है। आगे एशिया कप आ रहा है सितंबर या अगस्त के अंदर, उसमें भी ये चीज़ लग रही है कि पाकिस्तान ओमान से कहीं ना हार जाए। इस हद तक डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान इन छोटी टीम से भी अब हारेगा, सिर्फ और सिर्फ इन नालायक लोगों की वजह से, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप लड़के हारोगे उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से आप दीवार के साथ चिपक जाते हो भाई साहब, खुदा का वास्ता पीछे हट। इन लोगों ने बाबर और रिजवान को उठा के साइड पे किया, वजह सिर्फ एक थी, भाई बाबर और रिजवान बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं। नीचे के जो प्लेयर्स हैं उनके बाद आते हैं और वो बहुत ज़्यादा फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। हिटिंग करनी होती है, ओवर पीछे होते नहीं, इस वजह से बहुत प्रेशर आ जाता है। फलां बकवास करनी होती थी इन्होंने। पॉइंट ये है कि जब बाबर और रिजवान नहीं है तो आपके तो पहले 5 ओवर के अंदर 3-4 विकेटें गिर जाती हैं। कम से कम वो 40-50 स्कोर तो करके जाते थे, एक संभाला दे जाते थे। उसके बाद उनमें से अगर कोई एक आउट होता था तो दूसरा बंदा साथ साथ खड़ा रहता था। आप में इतनी सेंस ही नहीं है सिलेक्शन के अंदर कि यार आप कोई तो एंकर प्लेयर रखो टीम के अंदर, ताकि वो थोड़ा बहुत स्ट्राइक को रोटेट करता रहे और दूसरा बंदा जो है वो हार्ड हिटिंग करता रहे। मसला बाबर और रिजवान का नहीं है। मैं पहले दिन भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, बाबर और रिजवान का बिल्कुल मसला नहीं है। मसला अपनी बॉलिंग का है। बॉलिंग हमारी बहुत घटिया होती जा रही है।
ये पिछले 2, ढाई, 3 साल से अगर देखोगे तो बॉलिंग हमारी टोटली डाउनफॉल चल रहा है। चाहे वो नसीम हो, चाहे वो शहनशाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ये चीज़ आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मैं हारिस रऊफ के ऊपर बात भी करूंगा। अब हारिस रऊफ के ऊपर लोग कहेंगे कि यार भाई उसने तो बॉलिंग अच्छी की थी, थ्रू आउट द सीरीज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको बॉलिंग। लेकिन वो जिस तरह का बॉलर है वो इन्हीं कंडीशंस के लिए है। वो जैसे ही अपनी कंडीशंस में आएगा उसको उसी तरीके से मार पड़ेगी जिस तरह वो खाता आ रहा है। लेकिन फिर सवाल ये है कि शाहीन को क्या हुआ है कि अगर हारिस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है तो उसको क्या मसला है कि वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। पिछले 8 या 10 मैचेस के अंदर देखा जाए तो उसकी गिनती के 8 या 9 विकेटें हैं। शादाब को देखो 2 ओवर करवाए 33 स्कोर दे दिया, उसके 28 स्कोर ही हमारे सर के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई साहब भाई तू ना बैटिंग कर, तेरी मेहरबानी, चूँकि तूने 2 ओवर के अंदर ही 40 स्कोर खा लेना होता है, तेरी मेहरबानी तू ना बॉलिंग कर, तूने जो मैच हमें जिताना है ना वो तू ना जिता, लेकिन तू टीम से बैठ जा, पहले जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर, जाके सबसे पहले डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करो, उसके बाद आओ टीम में और जाके फिर पाकिस्तान को मैच जिताओ। इस तरह के मैचेस के लिए मत आओ, तुम अपनी जो पर्चियाँ लगवा के आ जाते हो, तुम अपने कॉन्टैक्ट से बेस पे आते हो, वो ना आओ, मेरिट पे आओ तो तुम्हारी बात बने। 28 स्कोर के ऊपर तुम ऐसे कहते हो जैसे तुमने 2800 बना ली हो। सुफियान मुकीम को आपने पूरे 5 मैचेस के अंदर एक मैच के अंदर खिलाया और वो एक मैच के ऊपर भारी पड़ गए। 2 ओवर करवाए हैं और पूरे 6 स्कोर दिए हैं उसने और साथ 2 विकेटें ली हैं। उसी पिच के ऊपर इसने 2 ओवर करवाए हैं और 2 विकेटें भी ली हैं और साथ 6 स्कोर भी दिए, जिसके ऊपर आप लोगों ने 20, 30, 40 स्कोर दिए हैं 2 ओवर्स के अंदर। 10 ओवर के अंदर उन्होंने 130 स्कोर चेस कर लिए। शर्म आती है इतनी थोड़ी बहुत कि आपकी बॉलिंग में थोड़ा सा दम नहीं है कि यार आप 16 ओवर तक जाके मैच हार जो 15 ओवर तक मैच ले जाओ। अगलों ने क्या कहा कि यार क्या ड्रिंक ब्रेक लेनी है, दफ़ा कराओ, मैच को ख़त्म करें। थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लो पाकिस्तान की। बहुत ही ज़्यादा म्यूज़कुन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और सबसे जो बड़ी बात है कि अपनी टीम सिलेक्शन बहुत ख़राब है। अब अगली जो पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है वो बांग्लादेश के साथ है और वो पाकिस्तान के होम कंडीशंस के ऊपर होगी और खुदा रहा इन प्लेयर्स को ही खेलने देना ताकि पता चले कि यार ये उस तरह की कंडीशंस के ऊपर तो नहीं जाके अच्छा परफॉर्म कर सके, तो ये अपनी कंडीशंस के ऊपर क्या करते हैं। थोड़ा सा अब इनको भी रेजिस्टेंस देना ताकि ये थोड़ा सा लंबा खेल सकें। ऐसा मत करना कि चलो यार यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया साइड में लाइन करो। इनमें पोटेंशियल है लेकिन सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, तो चाहे मेरी जाके पिछली वीडियोस देख लो, मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि बाबर और रिजवान के अंडर इनको खिलाते ताकि वो लोग थोड़ा सा ऊपर स्कोर कर दें, नीचे से आके ये लोग खेलते, ये लोग उनके अंडर होते ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता। ये कोई मकसद नहीं था कि उनको हटाओ तो इनको सारे को ले आओ और ये परफॉर्म ना कर सकें। ये एक शेल में चले जाएंगे इस तरीके से। जो इन्होंने करना होता है वो करके ही रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्चियों को ही सपोर्ट करना है, मेरिट पर कभी किसी को नहीं लेके आते। साहिबजादा फरहान अभी तक बाहर बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं देख रहा क्योंकि उसके पीछे PR एजेंसीज नहीं लगी हुई, ये वजह है। सुफियान मुकीम कितने टाइम बाद आ रहा है, 4 मैचेस साइड पर होने के बाद जाकर वो आया और उसने आज भी परफॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका के आखिरी मैच के अंदर खेला तब भी उसने 4 विकेटें ली और आपको मैच जिताया। मैच विनर्स को आप उठा के बाहर रखोगे और उसके बाद आप पर्ची लोगों को ही अंदर रखोगे तो आपका यही हाल होगा। आपने शादाब को बाहर नहीं किया जबकि बनती जगह उसकी है बाहर बैठने की। वाइस कैप्टन बनने तो आ गया लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई साहब आपने बॉल पिच के ऊपर मारनी, ना कि अगले के मुंह के ऊपर मारनी है। फुल टॉसे फेंक रहा है, बाउंसर मार रहा है। भाई तू पागल है, तो गली क्रिकेट खेल रहा है कि यहाँ पे तो इंटरनेशनल मैच खेलने आया हुआ है। जितना हमारा मजाक दुनिया में बन सकता था उनसे ज़्यादा ही बनवाया इन्होंने। अब पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज़ होगी 3 वनडे मैचेस की। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक और वीडियो भी रिकॉर्ड की है जिसके ऊपर मैंने 2027 तक पाकिस्तान की किन किन टीमों के खिलाफ प्रिपरेशंस होंगी और इंडिया की किन किन टीमों के खिलाफ प्रिपरेशंस होंगी, ये सारी चीज़ मैंने आपको एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके बताऊँगा। तो वो आपने लाजमी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। अब पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ 29 तारीख को आई थिंक मैच है। अब न्यूजीलैंड के जो 7 की प्लेयर्स होंगे वो IPL में खेल रहे हैं और वो अब टीम के अंदर नहीं होंगे, उनकी फिर भी अभी भी D टीम होगी और अपनी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ है इस हिसाब से भी, चूँकि अब जो पाकिस्तान की ODI टीम जा रही है, चूँकि उसमें बाबर भी, उसमें रिजवान भी और बाकी टीम प्रॉपर जा रही है। आप देख लेना उसके अंदर भी अल्लाह अल्लाह करके अगर ये लोग मैच जीत के तो जीत के, अदरवाइज चांस ही नज़र आ रहे, क्योंकि अपने प्लेयर्स अब बहुत ज़्यादा शेल में जाते जा रहे हैं। हारते ही इतना आ रहे हैं कि ये अब अपने शेल में जाते जा रहे हैं। ये अब उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलबत्ता इनके ऊपर कोई एक अच्छा कोच आ गया जो बड़े माइंडसेट का हो, जो दलेर हो,
तो बात बन सकती है, अदरवाइज़ इस टीम के अंदर वो बात ही नहीं है। खैर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।